नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों हम प्रधानमंत्री आवास योजना पे चर्चा कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोस्तों पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, जिसका शुभारंभ 1985 में हुआ था। दोस्तों 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके तहत दोस्तों कैसे कुछ श्रेणी होते हैं, उन श्रेणियों पे हम चर्चा करेंगे। क्या कहता है देखिए, प्रदेश के समस्त वंचित पात्र परिवारों को, मतलब हमारे प्रदेश में कई परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं, पात्र तो हैं लेकिन इस योजना से वंचित हैं। ठीक, तो वंचित पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, प्रदेश के समस्त वंचित पात्र परिवारों को इस योजना के लाभ दिलाने के लिए, इस योजना से लाभान्वित करने के लिए, ठीक, निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल किया जाता है। वो श्रेणी क्या है, तो ये श्रेणी यहां पर दिए हुए हैं। चलिए एक एक करके मैं पढ़ता हूं। स्वतः शामिल परिवार को शामिल किया जाता है, स्वतः शामिल परिवार को शामिल किया जाता है। अब यहां पर लिखा हुआ है स्वतः शामिल परिवार। अब इसके मतलब क्या होता है? स्वतः शामिल परिवार है ना, स्वतः शामिल परिवार को शामिल किया जाता है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको लाभ दिया जाता है, लाभान्वित किया जाता है, मतलब उसको हितग्राही बनाया जाता है। तो स्वतः शामिल परिवार होता क्या है, तो चलिए समझते हैं इसे, आखिर ये होता क्या है स्वतः शामिल परिवार। ठीक, देखिए दोस्तों, स्वतः शामिल परिवार आपने सुना होगा, सरकार के पास भी अपने एक रिकॉर्ड होता है। तो सरकार अपने रिकॉर्ड लिखे, सरकार अपने रिकॉर्ड होता है ना, सरकार के पास ही अपने रिकॉर्ड होता है ना, सरकार के पास अपने एक रिकॉर्ड होता है। क्या क्या रिकॉर्ड? जैसे गरीबी रेखा सर्वे होता है। क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिख लीजिए, गरीबी रेखा सर्वे, गरीबी रेखा सर्वे कराया सरकार ने, तो उसके पास रिकॉर्ड आ गया। ठीक, और क्या कराया सरकार ने? तो और दोस्तों सामाजिक आर्थिक जनगणना कराया सरकार ने, तो उसके बाद एक रिकॉर्ड आ गया। तो लिखिए सामाजिक आर्थिक जनगणना कराया, सामाजिक आर्थिक जनगणना कराया और सरकार के पास एक रिकॉर्ड आ गया। मतलब स्वतः शामिल परिवार, मतलब इसमें जो गरीबी रेखा के सर्वे में आता है, ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के सर्वे में आता है या सामाजिक आर्थिक जनगणना में उसका नाम शामिल है, तो इन रिकॉर्ड के माध्यम से, लिखिए के माध्यम से पहले से जो परिवार वंचित है, इसके माध्यम से पहले से जो परिवार क्या है, वंचित थे, उसे स्वतः शामिल किया जाता है, उसे स्वतः शामिल किया जाता है। जी, पहला लाइन का मतलब वही है। पहला लाइन क्या लिखा है? स्वतः शामिल परिवार लिखा है। मतलब ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा सर्वे के अंतर्गत हो या सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत हो, वंचित थे, वंचित परिवार में थे, लेकिन उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है, वो इस योजना को लाभान्वित नहीं हुए हैं, तो ऐसे परिवार को स्वतः शामिल किया जाता है। समझ पा रहे ना, ऐसे परिवार को स्वतः शामिल किया जाता है। पहला लाइन का मतलब वही था। ठीक, चलिए आते हैं दूसरे लाइन पे। हम दूसरा पॉइंट क्या कहता है देखिए, शून्य कमरे वाले परिवार, शून्य कमरे वाले परिवार। अब इसका मतलब क्या है शून्य कमरे वाले परिवार?
मान लो कोई ऐसा परिवार है चमन लाल चोखा, मान लो एक व्यक्ति है चमन लाल चोखा, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति चमन लाल चोखा किसी ग्राम पंचायत में रहता है, मान लो खमरिया ग्राम पंचायत में वो रहता है। तो उस चमन लाल चोखा के घर ऐसे हैं, उस घर में एक भी कमरा नहीं है। इस चमन लाल चोखा का एक घर है, एक क्या है दोस्तों, घर है, इस घर में एक भी कमरा नहीं है, कमरा सोने के लिए, रहने के लिए एक भी कमरा नहीं है। तो ऐसे परिवार को पीएम आवास योजना के तहत हितग्राही चयनित किया जाता है, उसे लाभ दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो शून्य कमरे वाले परिवार, शून्य कमरे वाले परिवार को दोस्तों इसमें लाभान्वित किया जाता है इस योजना से। जैसे शून्य कमरा जी, जैसे घर है, अब घर में यहीं पर खाना बना रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं, अब यहीं पर सब चीज कर रहे हैं, मतलब शून्य कमरा है, कमरा ही नहीं, एक झोपड़ी है बस। तो ऐसे परिवार को लाभान्वित किया जाता है। ठीक। तीसरा देखिए, सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल, सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल है, मतलब ऐसे परिवार जो सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल है, ऐसे परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता है। क्वेश्चन में मतलब इसमें लिखा हुआ है लाभान्वित करने के उद्देश्य से। तो ऐसे पात्र जो परिवार पात्र है लेकिन एक्चुअल में उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऐसे परिवार को टारगेट किया जाता है। अब ये 7 वंचन क्या है सर, सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल। तो सरकार ने दोस्तों एक सूचकांक तय किया है, समझ में आ रहा है ना जी। सरकार ने गरीबी माप के लिए 7 अलग अलग सूचकांक तय किए हैं। चलिए समझ लेते हैं इसको। सरकार ने गरीबी माप के लिए 7 अलग अलग सूचकांक तय किए हैं, 7 अलग अलग सूचकांक तय किए हैं। तो लिखिए, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, सरकार ने गरीबी की माप के लिए, मेजरमेंट के लिए, माप के लिए 7 अलग अलग सूचकांक तय किए हैं, सूचकांक तय किए हैं, सरकार ने तय किए हैं। अब क्या क्या सूचकांक तय किए हैं, 7 अलग अलग। ठीक। तो आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पहला आय है, इनकम जी, आय। दूसरा वो परिवार बहुत बीमार पे रहता है, मतलब स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य। तीसरा उस परिवार की शिक्षा ठीक नहीं है, शिक्षा से वंचित है। चौथा देखिए, आय हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया। ठीक। आवास, स्वच्छता, लिखिए आवास, आवास नहीं उसके पास, आवास प्लस स्वच्छता की कमी है, स्वच्छता की कमी है। छठवा भी बोल सकते हैं, छठवा क्या है उसके पास, सामाजिक भत्ता नहीं मिल पा रहा है उसे दोस्तों, सामाजिक भत्ता से वंचित है, सामाजिक भत्ता से वो क्या वंचित है। और वह अंत्योदय है, क्या है, अंत्योदय की श्रेणी में आता है, अंत्योदय की श्रेणी में आता है। तो ये क्या है, 7 सूचकांक है जो सरकार ने तय किए हैं गरीबी के मेजरमेंट के लिए, गरीबी माप के लिए। यदि कोई परिवार इन सभी से क्या है दोस्तों, वंचित है, वंचित है, उसका आय ठीक नहीं है, स्वास्थ्य हमेशा बीमार रहते हैं, परिवार में कोई भी शिक्षित नहीं है, उसके पास आवास ही नहीं है, स्वच्छता की कमी है उसके आसपास, सामाजिक भत्ता का लाभ नहीं ले पा रहा है, या अंत्योदय के कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे परिवार को इस योजना का लाभान्वित, इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा जी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला फैक्टर को पढ़ते हैं हम। अगला फैक्टर क्या कहता है, देखिए चौथा, देखिए
यहां तक समझ में आ गया कि सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल है ऐसे परिवार को, यहां सिर्फ परिवार शब्द आएगा ना, वंचित पात्र परिवार, ठीक, को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल किया जाता है। तो ऐसे को पहले शामिल किया जाता है जी, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना देने के लिए, ठीक है ना। मतलब ये प्रायोरिटी है कि इसको हितग्राही बनाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये इसके हितग्राही हो सकते हैं जिसके पास ये कैटेगरी फुलफिलमेंट होता है, ठीक। देखिए चौथा, सांसद आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम योजना आप सुने होंगे, सांसद जी गोद लेते हैं किसी ग्राम के विकास के लिए, उसको गोद लिया जाता है, ठीक ना। तो सांसद आदर्श ग्राम या रुर्बन मिशन, रुर्बन मिशन या मिशन अंत्योदय के अंतर्गत 3 चीज ना, एक सांसद आदर्श ग्राम हो गया, या मिशन रुर्बन मिशन हो गया, या मिशन अंत्योदय के अंतर्गत चयनित ग्रामों के सभी पात्र एक कमरा, कच्ची छत, कच्ची दीवार वाले परिवार, मतलब ऐसे ग्राम जो सांसद आदर्श ग्राम के तहत चयनित किया गया हो, या रुर्बन मिशन के तहत उस ग्राम का चयनित किया गया हो, या मिशन अंत्योदय के तहत उस ग्राम को चयनित किया गया है, और उस ग्राम में कोई ऐसा परिवार है जिसका दोस्तों एक कमरा हो, उस परिवार का आवास में एक कमरा हो, या तो कच्ची छत या कच्ची दीवार वाले परिवार हो, ऐसे परिवार को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। शर्त क्या है, मान लो कोई ए नामक गांव है, यह गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित है, या रुर्बन मिशन के तहत इस ग्राम को चयनित किया गया है, या मिशन अंत्योदय के तहत इस ग्राम को चयनित किया गया है, और इस ग्राम में एक ऐसे परिवार हैं सुकालू, एक ऐसे परिवार हैं दोस्तों सुकालू, समझ में आ रहा है ना, एक ऐसे परिवार हैं सुकालू। तो इस सुकालू के परिवार के जो मकान है ना, उस मकान में एक कमरा है, एक क्या है दोस्तों, कमरा है जी, एक कमरा है, और छत कच्ची छत है, उसका छत क्या है, कच्ची क्या है, छत है, या दीवार भी कच्ची है, दीवार है जो वो क्या है, कच्ची है। तो ऐसे परिवार से सुकालू का जो परिवार है वो इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका मतलब यही है, चौथा का मतलब यही है जी, इस परिवार को, सुकालू के परिवार को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा, ठीक। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है। अब पांचवा में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, प्राथमिकता प्रायोरिटी दिए हुए हैं। देखिए, योजना के अंतर्गत, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी अंक बराबर हो, एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी जो अंक होते हैं वो बराबर हो, तो ग्राम सभा पैरामीटरों के आधार पर, ग्राम सभा इस पैरामीटर के आधार पर प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा कि जो 5 दिए हैं सब पैरामीटर है, 5 दिए जो पैरामीटर है, तो इस पैरामीटर के आधार पर ग्राम सभा तय करेंगे कि किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। अब यहां पर से एक शब्द प्रयोग किया गया है, अपवर्जन अंक, अपवर्जन संबंधी अंक, अर्थात अपवर्जन अंक। अब यह अपवर्जन अंक क्या होता है, प्रश्न तो उठेगा कि भाई इसमें बोला गया है कि इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी अंक बराबर हो, तब यह कंडीशन लागू होगा, इस आधार पे प्राथमिकता दिया जाएगा उसे हितग्राही बनाने के लिए। तो अपवर्जन संबंधी अंक लिखिए क्या होता है, अपवर्जन संबंधी अंक क्या होता है समझ लेते हैं। इसको मैं लिखता हूं अपवर्जन अंक, अपवर्जन अंक, अपवर्जन अंक लिखिए इसके बारे में, ठीक है ना। अपवर्जन अंक वो नंबर है जो कार्यक्रम के आधार पर, यह
वो नंबर हैं, वो नंबर हैं जो कार्यक्रम के आधार पर, यह वो नंबर है जो कार्यक्रम के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर परिवार को पहले से हटाने, कार्यक्रम के आधार पर किसी परिवार को पहले से हटाने या, लिखिए, पहले से हटाने या न चुनने के कारण दिए जाते हैं, हटाने या न चुनने के कारण दिए जाते हैं। मतलब एक प्रकार का एक नंबर होता है, अपवर्जन अंक किसी परिवार को दिए जाते हैं कि इस परिवार को हम अपवर्जित कर रहे हैं, मतलब इस परिवार को हम चुन नहीं रहे हैं, इसको इस श्रेणी से हटा देते हैं। तो हटाने के लिए या न चुनने के कारण एक नंबर दिया जाता है, उसी को अपवर्जन अंक कहा जाता है जी। यदि ये अपवर्जन अंक, मान लो एक सुकालू परिवार है, सुकालू, और एक परिवार है दुकालू का, एक परिवार है सुकालू का, एक परिवार है दुकालू का, दोनों का अपवर्जन अंक बराबर है, बराबर, दोनों का जो अपवर्जन अंक है वो क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को, इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा, मतलब इस योजना का लाभ सुकालू को मिलेगा कि दुकालू को मिलेगा। अब दोनों के अपवर्जन अंक बराबर हैं तो टाई हो गया। अब इसको इस योजना से इस योजना का लाभ दिया जाए कि दुकालू को इस योजना का लाभ दिया जाए, इसके लिए सरकार ने एक प्राथमिकता तय किया हुआ है, प्रायोरिटी के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। अब वो प्राथमिकता क्या है, वो प्रायोरिटी क्या है, चलिए समझते हैं क्या प्राथमिकता है। इसे दिया जाएगा कि इसे दिया जाएगा, तो फर्स्ट प्राथमिकता किसे दिया जाएगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्राथमिकता किसे दिया जाएगा देखते हैं। तो प्राथमिकता क्रम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अब एक प्राथमिकता, ये एक प्रकार का मानक है, पैरामीटर है, जो प्राथमिकता है वही पैरामीटर है। कौन तय करता है, तो ग्राम सभा तय करता है। तो यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरामीटर, प्राथमिकता कौन तय करता है जी, तो ग्राम सभा तय करता है। ठीक, प्राथमिकता क्रम 5 प्राथमिकता है। पहले प्राथमिकता को हम पढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए। सशस्त्र कार्यवाही में मारे गए रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस बलों के कार्मिकों की विधवाओं और निकट संबंधियों के परिवार, निकट संबंधियों के परिवार। मान लो कोई ऐसा परिवार में दोस्तों आर्मी में था या कोई भी सशस्त्र बल में था, लेकिन सशस्त्र युद्ध के कारण वो शहीद हो गए हैं। तो शहीद हो गए तो उनकी पत्नी क्या हो गई, विधवा। तो उनकी पत्नी को प्राथमिकता दिया जाएगा या उसके निकट परिवार को प्राथमिकता दे, एकदम दूर का निकट नहीं, उसकी मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। भाई जैसे एक परिवार का मान लो पिता आर्मी में है और शहीद हो गए, उनकी पत्नी भी खत्म हो गई, तो प्राथमिकता उसके बच्चे को मिलेगा ना। तो एकदम निकट के परिवार या तो माता पिता या बच्चे या पत्नी, ठीक ना। तो इसे विधवा पत्नी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा पहले नंबर पे। मान लो दुकालू, अब सुकालू में किसे दिया जाए, दोनों की अपवर्जन नंबर, अपवर्जन अंक समान है दुकालू सुकालू के, तो प्राथमिकता चेक किया जाएगा कि इस योजना का लाभ किसे दिया जाए। तो मान लो सुकालू आर्मी में थे और शहीद हो गए हैं, उनकी पत्नी विधवा है, तो सुकालू के परिवार को मिलेगा, ना कि दुकालू को। समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो ए बिल्कुल 100% क्या है जी, सही है। दूसरा देखिए, ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य, ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य, मतलब ऐसा परिवार है उस परिवार के कोई भी एक सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो, या जिन्हें HIV PLHIV संक्रमण हो गया है, मतलब ऐसा कोई परिवार है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है
या कैंसर से पीड़ित है या एचआईवी या पीएल एचआईवी से पीड़ित है, ऐसे परिवार को दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसे परिवार को दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दिया जाएगा हितग्राही के चयन के लिए। ठीक। थर्ड प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? तीसरा प्राथमिकता एकल बालिका वाले परिवार, मतलब ऐसे परिवार, उस परिवार में सिर्फ एक ही बेटी हो, कोई अन्य संतान ना हो। मान लो कि ऐसा परिवार है, उस परिवार में सिर्फ एक ही बेटी है, एक बेटी के अलावा अन्य कोई संतान नहीं है, ऐसे परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई अन्य संतान नहीं होना चाहिए, ऐसे परिवार को प्राथमिकता दिया जाएगा। राइट? तो यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। चौथा, सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम, सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम के नाम से ज्ञात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनधारी वन अधिकारों की मान्यता, मतलब ऐसा जनजाति वर्ग जो वन अधिकार कार्ड रखता हो, वन अधिकार के तहत उसे जमीन दिया गया है, ऐसे परिवार को प्राथमिकता दिया जाता है। चौथे नंबर पे वन अधिकार की मान्यता प्राप्त ऐसे परिवार को दोस्तों प्राथमिकता दिया जाता है। अधिनियम 2008 के लाभार्थी हैं। ठीक, तो ऐसे परिवार को प्राथमिकता दिया जाता है। पांचवें नंबर की प्राथमिकता क्या हो? वो थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग, गे हो, छक्का हो, कोई भी हो सकता है, ऐसे परिवार को, तृतीय लिंग को प्राथमिकता दिया जाता है। समझ रहे ना? पांचवें नंबर पर प्राथमिकता। राइट? तेरा दोस्तों प्रायोरिटी, प्राथमिकता। ठीक, समझ में आ गया होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रक्रिया पे चर्चा करते हैं। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया। अब इस योजना को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना को इंप्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम समझने वाले हैं, कैसे इसे क्रियान्वित किया जाता है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं एक एक शब्द को, फिर मैं इसको डिकोड करूंगा। देखिए, योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा, योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्मित आवास सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से, इसको नहीं भूलना है कि भाई इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्मित, ना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नहीं, भारत सरकार द्वारा निर्मित आवास सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। तो यहां तक एक पॉइंट निकल के आता है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन किया जा रहा है, ना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन किया जा रहा है कैसे? तो सर, भारत सरकार ने एक पोर्टल डेवलप किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है आवास सॉफ्ट पोर्टल। इस आवास सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक, कार्यों की स्वीकृति से लेकर, मतलब कार्यों की स्वीकृति से लेकर पूर्णता तक, मतलब किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, उस योजना की स्वीकृति, किस परिवार को स्वीकृति दिया जाएगा, उस स्वीकृति से लेकर मकान के निर्माण तक, मतलब वही पूर्णता तक, सभी कार्यवाही आवास सॉफ्ट पोर्टल पर, आवास सॉफ्ट पोर्टल पर इंदराज की जाती है, मतलब एंट्री की जाती है, दर्ज की जाती है। सभी जानकारी किसपे? आवास सॉफ्ट पोर्टल पर दर्ज की जाती है सभी जानकारी। ठीक, पंजीयन के दौरान ही हितग्राही के बैंक खाता, अब जब किसी भी हितग्राही को चयन किया गया है और उससे पंजीयन कराना पड़ेगा, तो उसे पंजीयन के दौरान ही हितग्राही के बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर इत्यादि की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है। तो देखिए, चार चीजें डॉक्यूमेंट लगेगा। एक, हितग्राही के बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता कोई भी, ग्रामीण बैंक कोई भी बैंक हो सकता है, डाकघर का बैंक हो सकता है, कोई भी खाता होना चाहिए। तो बैंक खाता होना चाहिए हितग्राही का, पहला।
दस्तावेज उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके पास मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए, तो मनरेगा जॉब कार्ड को सबमिट करना पड़ेगा, दूसरा इसका डॉक्यूमेंट है। तीसरा आधार कार्ड तो जरूरी है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, मतलब 4 चीजें ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है, ऑनलाइन में एंट्री की जाती है। ठीक, हितग्राही के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद ऑनलाइन पीएफएम से वेरिफिकेशन होता है। अब देखिए, हितग्राही के जो बैंक खाता है उसको फ्रीज करने के बाद एक सिस्टम है पीएफएमएस, यहां लिख देता हूं पीएफएमएस क्या होता है? पीएफएमएस तो पब्लिक फाइनेंशियल, पी से क्या होता है? पब्लिक, एफ से फाइनेंशियल, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पीएफएमएस से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन मतलब जांच होता है कि हितग्राही का खाता सही है कि नहीं है। तो हितग्राही के खाता की जांच, खाता नंबर की जांच किससे किया जाता है पूछेगा तो पीएफएमएस से किया जाता है। पीएफएमएस से हितग्राही के खाता का जांच किया जाता है कि खाता सही है कि नहीं है। ठीक, खातों का पीएफएमएस से वेरिफिकेशन के पश्चात, मान लो खातों का पीएफएमएस हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, उसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्वीकृति तथा हितग्राही को एफटीओ के माध्यम से, हितग्राही को एफटीओ के माध्यम से, एफटीओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑर्डर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑर्डर एक प्रकार का यह भुगतान आदेश होता है। अब यह आदेश बैंक को दिया जाता है, बैंक उस हितग्राही के अकाउंट में इस एफटीओ आदेश के माध्यम से किस्त में अमाउंट को भेजते हैं, जी सेंड करते हैं हितग्राही के खाते में, किस्त में 4 किस्त में पैसा आता है। आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किस्तों में पैसा हस्तांतरित किए जाते हैं, तो 4 किस्तों में हस्तांतरित किए जाते हैं। एफटीओ के माध्यम से राशि कार्य की प्रगति के आधार पर, कार्य की प्रगति के आधार पर, जैसे पहले नेव का होता है, नेव मतलब खना जाता है जी, नेव का खनन होता है, उसके बाद दीवार उठाया जाता है, फिर छज्जा बनाया जाता है, छत बनाया जाता है। तो ये क्या है? कार्य की प्रगति है। तो कार्य के प्रगति के आधार पर, ठीक, अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। प्रगति के आधार पर 4 किस्तों में, याद रखना है ना, 4 किस्तों में पैसा आता है जी, 4 किस्तों में जारी किया जाता है। आवासों के निर्माण हेतु ईंट बनाने का कार्य, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, तो 4 किस्तों में पैसा आता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। 4 किस्तों में, जैसे आप हितग्राही होंगे, आपके मम्मी पापा के अकाउंट में आया होगा, तो 4 किस्तों में आया होगा। तो कितने किस्त में पैसा जारी किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, 4 किस्तों में जारी किया जाता है। कार्य के प्रगति के आधार पर, कार्य के प्रगति के आधार पर 4 किस्तों में जारी किया जाता है, एफटीओ के माध्यम से, एफटीओ के माध्यम से, एफटीओ के माध्यम से। ठीक, अब आवासों के निर्माण हेतु ईंट बनाने का कार्य, अब भाई आवास बनाएंगे तो हवा में आवास नहीं बनता है, आवास बनाने के लिए ईंट की जरूरत बनती है जी, सॉरी ईंट की जरूरत होती है, क्योंकि ईंट से ईंट मिलकर दीवार बनता है, ईंट से ईंट मिलकर दीवार बनता है, इसलिए ईंट की जरूरत होती है। ठीक ना, ईंट, तो ईंट बनाने का कार्य करने वाले, ईंट बनाने का कार्य करने वाले स्व सहायता समूह से, स्व सहायता समूह से सामग्री क्रय की जाती है। मतलब ईंट बनाने का कार्य, जैसे कोई स्व सहायता समूह है, तो स्व सहायता समूह ईंट बनाने का कार्य कर रहा है, तो उस स्व सहायता समूह से ईंट की खरीद की जाती है। वैसे आप स्वतंत्र है, किसी से भी ईंट खरीद सकते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियल डाटा है उसे मैं बता रहा हूं कि स्व सहायता समूह से ईंट की खरीद की जाती है, क्रय की जा सकती है।
की जा सकती है शब्द लिखा है, चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मान कोई ऐसा स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो ईंट बनाने का कार्य कर रहा है, उसके पास जाकर आप ईंट खरीद सकते हैं, चॉइस है आपके ऊपर, अन्यथा दूसरी जगह से भी खरीद सकते हैं, सकती है। तथा उनको महात्मा गांधी नरेगा एमजी नरेगा के अकुशल श्रमिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है। तो एमजी नरेगा के तहत दोस्तों उसे अकुशल श्रमिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है। हम पढ़ चुके हैं कि भाई दोहरी लाभ, जैसे आप अपना घर का निर्माण कर रहे हैं, आप खुद श्रमिक की भूमिका निभा रहे हैं, तो मनरेगा के तहत आपको मनरेगा की राशि भुगतान किया जाएगा। ठीक, इस योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राही जिस मकान में निवास कर रहा है, पहले जिस मकान में निवास कर रहा है उस मकान की वर्तमान स्थिति का चित्र, मतलब वह मकान अभी कैसे दिखता है उसका चित्र, मतलब फोटो खींचना होगा चित्र, अथवा हितग्राही के किसी दूसरे के मकान में निवास कर रहा है, किसी दूसरे के मकान में निवास कर रहा है, वह जिस भूमि पर वह आवास निर्माण करना चाहता है, जिस भूमि पर वो आवास निर्माण करना चाहता है उस भूमि के चित्र को आवास सॉफ्ट पोर्टल पर आवास ऐप के माध्यम से जियो टैग कर अपलोड किया जा सकता है, जियो टैग कर अपलोड किया जाता है। तत्पश्चात आवास की स्वीकृति की कार्यवाही पूरी होती है, तत्पश्चात आवास की स्वीकृति की कार्यवाही पूरी होती है। समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है जी? ठीक, यह दोस्तों प्रक्रिया। अब आवास प्लस के कंसेप्ट को हम पढ़ लेते हैं। क्या आवास प्लस, किसी हितग्राही को चेक किया जाता है कि वो आर्थिक जनगणना, मतलब कास्ट जाति जनगणना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची में उसका नाम हो, अथवा उस सूची से वंचित हो गया है। तो 2018 में एक मॉडल आया था आवास प्लस मॉडल, 2018 के आवास प्लस मॉडल, इसमें जिसका नाम है उसे हितग्राही बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए आवास प्लस मॉडल को पढ़ लेते हैं। किसी परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, इसको सेक 2011 कहा जाता है। इस जनगणना में सूचीबद्ध नहीं था, मतलब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में यदि किसी परिवार का नाम सूचीबद्ध नहीं था, परंतु वास्तविकता में वे आवासहीन है। मान लो कोई ऐसा परिवार है जिसका नाम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में सूचीबद्ध नहीं था, लिस्टेड नहीं था, लेकिन दोस्तों वास्तविक में वो परिवार आवासहीन है या उसके पास कच्चे मकान हैं, ऐसे परिवारों को वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक, आवास प्लस सूची के माध्यम से जोड़ा गया है। अब प्रश्न पूछेगा कि आवास प्लस सूची क्या है, तो बता ले जाएंगे आप। आवास सूची कहते किसे हैं तो आप बता लेंगे, ठीक ना? ठीक, क्लियर दोस्तों? चलिए, अब मकान बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आवास बनाया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसमें ना मिस्त्री की आवश्यकता होती है जी, राजमिस्त्री की आवश्यकता होती है। बिना मिस्त्री के आवास बनाना संभव नहीं है। ठीक, तो देखिए, तो राजमिस्त्री को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। मान लो कोई मिस्त्री ग्रामीण क्षेत्र में है और एक्सपर्ट नहीं है, तो ऐसे मिस्त्री को ना प्रशिक्षण देने का भी इसमें योजना है। ठीक, समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवास अच्छी गुणवत्ता वाले, मतलब जो आवास बनने वाला है वो अच्छी गुणवत्ता का हो, गुड क्वालिटी का हो, तो अच्छी गुणवत्ता वाले हो। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता आवश्यक होगी। भाई, अब ग्रामीण क्षेत्र में आवास का निर्माण करना है और वह जो आवास अच्छी गुणवत्ता वाली हो, इसके लिए उस ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छे कुशल राजमिस्त्री की आवश्यकता होगी।
स्किल्ड कुशल राजमिस्त्री की आवश्यकता होगी। और दोस्तों जो गांव में जो कुशल होते हैं, कुशल राजमिस्त्री होते हैं या एक स्किल्ड राजमिस्त्री होते हैं, वो शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में स्किल्ड मिस्त्री की कमी हो जाती है। भाई कोई ग्राम में मान लो कोई कुशल कारीगर है या कुशल मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, वो तो कमाने खाने के लिए शहर की ओर पलायन चला गया, शहर में किसी बिल्डर के यहाँ काम कर रहा है। तो गांव में कोई कुशल श्रमिक नहीं है, गांव में कुशल श्रमिक की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक, तो कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से, कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से आवास निर्माण कराने हेतु ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जी। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसमें कुशल राजमिस्त्री की आवश्यकता होती है और किसी लोकल मिस्त्री को कुशल बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसे ट्रेनिंग देने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंध है। आज क्वेश्चन यहां से कैसे पूछेगा, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंध है मनरेगा योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना से। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंध किससे है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंध है। ठीक, प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण स्थल का चिन्हांकन किया जाता है कि कहां उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक, ट्रेनिंग प्रोवाइडरों के साथ एमओयू का साइन किया जाता है जी, मेमोरेंडम ऑफ। ठीक, फेसवार प्रशिक्षण दिया जाता है, फेसवार। इस वर्ष के चयनित हितग्राहियों के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक ठीक, जो इंपॉर्टेंट उसको मैं बता दिया हूं। प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की मैपिंग की जाती है। अब इस वर्ष जितने भी मिस्त्री हैं जो प्रशिक्षित हुए उसकी मैपिंग की जाती है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। कल के क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कल के क्लास में, तो कल के क्लास में दोस्तों हम रूरल मेसन प्रशिक्षण उपलब्धियों के बारे में कल चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों कल में ये प्रधानमंत्री आवास योजना खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास योजना को पढ़ेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।